नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज हम बात करेंगे, देखिए लोन से संबंधित हमारी बात होती है। मैं बार बार आपको बताता हूं, यदि आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो कोई क्या किया जा सकता है। तो जो प्रोसेस होगा, जो ऊपर आएगा, जो नोटिस आएगा, सम्मन आएगा, उसका जवाब देते रहिए। तो पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। आज हम बात करेंगे राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है कि आपके अकाउंट को बैंक के नज़र में ख़त्म मान लिया जाता है, समाप्त मान लिया जाता है, मरा हुआ मान लिया जाता है। और ये प्रक्रिया होती है 9 महीने के बाद। 9 से 12 महीने में ये राइट ऑफ करने का इनके पास अधिकार आ जाता है कि वो चाहे कंपनी तो आपके अकाउंट को राइट ऑफ कर सकती है। तो यदि आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, नहीं दे रहे हैं, पहले तो एक EMI डिफ़ॉल्ट होगी, आपके पास कॉल रिकवरी एजेंट, फर्जी वाले रिकवरी एजेंट, दो कौड़ी वाले भिखारी वाले जो होते हैं, ये सब भी आने शुरू कर देते हैं। तो पहले अकाउंट 1 महीने NPA 1 महीने पे आपके अकाउंट EMI डिफ़ॉल्ट होती है तो आपका अकाउंट को चला जाता है SMA 1 में, सब मेंशन अकाउंट 1 में। दूसरी EMI डिफ़ॉल्ट होती है तो कॉल की प्रक्रिया और तेज़ी से बढ़ जाती है, और उसके बाद फर्जी वाले रिकवरी एजेंट, भिखारी वाले जो होते हैं, इनके थोड़ा बहुत आना जाना शुरू कर देते हैं, बिना ID कार्ड, बिना विजिट लेटर के ही पहुंच जाते हैं। तो ये 2 EMI डिफ़ॉल्ट होने पे आपका अकाउंट चला जाएगा SMA 2 में। उसके बाद 3 EMI डिफ़ॉल्ट होती है, तो 3 EMI डिफ़ॉल्ट होने पे आपका अकाउंट चलाया जाएगा NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब आपके पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है, आपका अकाउंट NPA में डाल दिया उन्होंने, उसको कहते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इनके NPA से ही पता चला है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपके पैसे से कोई बैंक को लाभ नहीं हो रहा है, कंपनी को लाभ नहीं हो रहा है, उस अकाउंट को कहते हैं NPA। और NPA कब कर सकते हैं? 3 EMI के बाद ही कर सकते हैं। 3 EMI डिफ़ॉल्ट होने के बाद ही आपके अकाउंट को NPA में डाल सकते हैं। और उसके बाद राइट ऑफ 9 महीने से 12 महीने के बीच में वो राइट ऑफ में डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 9 महीने के बाद डाल ही देंगे, वो डाल सकते हैं, उनके पास अधिकार आ जाएगा कि आपके अकाउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद पहली बात तो राइट ऑफ होने से पहले ये आपके पास फर्जी रिकवरी एजेंट, दो कौड़ी के भिखारी जो आते हैं, घूमने वाले फर्जी वाले, जिनके पास ID कार्ड, विजिट लेटर, DRA का लाइसेंस नहीं आता, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, फ़ोन पे गाली गलौज करेंगे, यहाँ तक कि माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ तक भी देते हैं। ऐसे सुनते हैं, और तो आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। और हर संभव कोशिश कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अब यहाँ से पैसे वसूल कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। जब पैसे ही नहीं है तो संभव नहीं कर पाएगा। तब उसके बाद कंपनी 9 महीने के बाद वह अपने लेजर से, अपने अकाउंट से उसको डिलीट कर देती है। तो डिलीट कर देती है तो इसके मतलब पोर्टफोलियो को डिलीट कर देती है। तो पोर्टफोलियो को डिलीट मैंने अपना पोर्टफोलियो से डिलीट मतलब बट्टा खाता में डाल देती है कि अब इस पैसे से रिकवरी नहीं की जा सकती, अब इस अकाउंट से रिकवरी नहीं होती। उसको वो डाल देती है 9 महीने के बाद राइट ऑफ में। और राइट ऑफ में डालने के बाद ये एक सोचते हैं किसी कंपनी को, छोटी कंपनी को, अदर बैंक को सेल कर देते हैं, अपने लोन अकाउंट को ही सेल कर देते हैं कि ये 10 लाख का लोन है, 10% में 50,000, 1 लाख में कैसे भी करके 10%, 15% पे सेल कर देते हैं। और फिर उसके बाद जब सेल करने के बाद जो रिकवरी एजेंसी ले लेती है, या जो बैंक NBFC छोटे बैंक लेते हैं, उनके भिखारी नहीं, उनके एजेंट फर्जी वाले, जो फर्जी वाले हैं, एजेंट तो 2 प्रकार के होते हैं ना, एक जेन्युइन होते हैं, एक फर्जी होते हैं। तो ज़्यादातर 90% 80% तो फर्जी वाले ही आते हैं इस समय। एक पेपर ले लेंगे, उस पर सब नाम एड्रेस दिखा रहे हैं, बता देंगे यही है, विजिट लेटर यही है, तो वो फर्जी वाले रहते हैं। तो और जो जेन्युइन है, जो DRA का लाइसेंस है, जिन्होंने पढ़ाई की है, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। उनको अपना राइट्स मालूम है, अधिकार मालूम हो, तमीज़ से बात करते हैं। उसके बाद होता क्या है, ये फर्जी वाले 10-15% पे आपके लोन अकाउंट को ले लेते हैं। उसके बाद ये एजेंसी कंपनी वाले जो होते हैं, एजेंट जो होते हैं, आपका 5 लाख का लोन है, उसमें ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना करके 8 लाख बढ़ा दिया। और 8 लाख बढ़ाने के बाद आपके अकाउंट को वो 2 लाख में एक सेटलमेंट की बात करने लगते हैं कि 8 लाख हो चुका है, 2 लाख रुपए दे दीजिए। तो 2 लाख पे जब देते हैं, वो खरीदे ही हैं 50,000 में, 60-70 हज़ार में खरीदे हैं। 5 लाख का लोन 60-70 हज़ार में खरीदे हैं, 2 लाख रुपए, उनको तो प्रॉफिट ही है, तो उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे करके वो सस्ते में खरीद के 2 लाख रुपए में सेटलमेंट कर देते हैं बस। लेकिन ये सेटलमेंट कर देते हैं, उनके पास भी उतना ही अधिकार है। ऐसा नहीं कि उन्होंने लोन ले लिया है तो उनके पास अधिकार बढ़ गए हैं, वो ज़बरदस्ती आपसे छीन सकते हैं।
जबरदस्ती कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, ऐसा कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लोन लिए हैं, लोन की EMI नहीं दे पा रहे हैं, यह कोई अपराध की श्रेणी में नहीं है। लोन का न चुका पाना भी अपराध नहीं है, अपराधी नहीं है। तो ऐसी प्रक्रिया उनको कोई अलग से वो सेल कर दिए दूसरी एजेंसी को, तो कोई उनको अलग से अधिकार नहीं मिल गया है, कोई अधिकार नहीं मिला है। और फेक नोटिस, ज़्यादातर तो ये नोटिस पे नोटिस भेजते रहते हैं, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, बहुत तो ऐसे नोटिस भेज देते हैं फर्जी रिकवरी एजेंट कि एडिट किया हुआ नोटिस भेज देते हैं सेटलमेंट का, कि ये आपका अकाउंट को मैं सेटलमेंट करने के लिए सेटलमेंट लेटर व्हाट्सएप पे भेज दिए, और सेटलमेंट लेटर पता चला वो जेन्युइन है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी सेटलमेंट लेटर इशू होता है, कोई भी सेटलमेंट लेटर देता है, तो पहले आप उसको वेरीफाई करा लीजिए, और किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से या हमारे माध्यम से आप उसको वेरीफाई करा लीजिए कि ये नोटिस जेन्युइन है या नहीं। अगर मैं कहूँ जेन्युइन है तो पेमेंट करिए, और मैं कहूँ नहीं ये जेन्युइन नहीं है, रुक जाइए, तो कोई जरूरत नहीं पेमेंट करने के लिए, वो फेक नोटिस है। तो आपको पहचानना पड़े, पहचान डायरेक्टली आप तो नहीं पहचान सकते, आपको तो भेज दिया, आपको पता ही नहीं कि हाँ जेन्युइन है कि फेक है। उसके लिए आप एक्सपर्ट एडवोकेट से सलाह लेकर के तभी कोई काम करिए। थर्ड पार्टी को बेच देने से उनको कोई अलग एक्स्ट्रा अधिकार नहीं मिल जाते हैं कि वो जबरदस्ती आपसे खींच के ले लेंगे, गाली गलौज करेंगे, या फिर उनको अधिकार मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सेटलमेंट का लेटर भी देते हैं तो लेटर को जेन्युइन वेरीफाई करके तभी करना चाहिए। और उसके बाद भी यदि कोर्ट से नोटिस आता है, चेक बाउंस का नोटिस आता है, सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट का नोटिस आता है, तो सेम डे बेल हो जाती है। आप उस नोटिस को हमारे साथ भेज दीजिए, मैं उसको वेरीफाई करके आगे का जो प्रोसेस होगा आपको एडवोकेट प्रोवाइड करके आपकी सेम डे बेल करा दूंगा। सेम डे बेल हो जाती है। चेक बाउंस का केस है, ECS बाउंस का केस है, तो ऐसे केस में जो कोर्ट से आया है, जिसपे सम्मन लिखा होगा, कोर्ट का नाम लिखा होगा, सत्र न्यायालय लिखा होगा, या फिर कोर्ट का नंबर लिखा होगा, सत्यमेव जयते का मोहर लगी होगी, भारत सरकार की मोहर लगी होगी, तो ऐसे नोटिस जिसमें मजिस्ट्रेट का नाम लिखा होगा, मजिस्ट्रेट का मोहर लगी होगी, ऐसे नोटिस को आपको इग्नोर नहीं करना है। उसको पता कर लीजिए ये जेन्युइन है कि नहीं। नहीं पता कर पाएंगे, अब किसी एक्सपर्ट से पता करेंगे कि ये जेन्युइन है, क्या करना है, कैसे करना है, वो बता देगा, या हमारे माध्यम से बताएंगे, मैं उसको बता दूंगा हाँ ये जेन्युइन है, इसका बेल कराना है, मैं एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। अगर उसको भी आप इग्नोर करते हैं, सम्मन आएगा इग्नोर किए, नोटिस आया इग्नोर किए, BW बेलेबल वारंट इशू हुआ आपने इग्नोर किया, उसके बाद NBW आएगा उसको भी इग्नोर करेंगे, उसके बाद आपको भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा, PO जिसको कहते हैं, तो भगौड़ा घोषित हो जाएंगे, फिर आपको 14 दिन की जेल हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा कोई गलत काम करने की कि जिससे आपका नुकसान हो। अगर कोर्ट से नोटिस आ रहा है, कोर्ट की अवमानना नहीं करना है, नोटिस को वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद जेन्युइन है, फेक है, क्या है, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो नोटिस आया हो, उसके बाद मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा, आगे का जो प्रोसेस होगा वो कर दिया जाएगा। और आपको सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस आए, चाहे 13(4) का नोटिस आए, या DM साहब का आदेश आए, आपको हल्के में नहीं लेना है, नोटिस का जवाब देना है। 3 EMI डिफॉल्ट हो जाएगी, आपका अकाउंट NPA में हो जाएगा। NPA के पहले आप उनको प्रायर नोटिस जरूर दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरी स्थिति नहीं है, नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद 13(2) का नोटिस आता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लीजिए, एक लेटर लिख करके दीजिए, मेरी प्रॉपर्टी को सेल करने से पहले, जैसे आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है, अगल बगल के वो 50,000 या 10,000, 50 लाख या 60 लाख में वो सेल करना चाह रहा है, तो उसका जितना लोन अमाउंट है तो नहीं सेल कर सकता। आप उसमें एक लेटर दे दीजिए, प्रॉपर्टी को सेल करने से पहले 2 लोग का एफिडेविट बैंक ला के दे, बताए प्रॉपर्टी का क्या रेट है। ऐसे औने पौने दाम पे नहीं सेल कर सकता। 13(2) का नोटिस आता है, उसको जवाब देना पड़ेगा। 13(4) का नोटिस आएगा, उसको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ती है तो DRT कोर्ट से स्टे लेना होगा, जो भी प्रक्रिया होगी वो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हमसे पर्सनली मिलना हो या फिर फ़ोन से बात करनी हो तो आप हमसे डायरेक्टली फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं, पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके आइए और हमसे पर्सनली आपसे मुलाकात हो सकती है। उसके बाद कभी किसान क्रेडिट कार्ड का नोटिस आता है तो इसमें सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। KCC किसान क्रेडिट कार्ड में सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता। और किसी भी प्रकार का नोटिस हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस, या NI एक्ट का नोटिस, या सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस, DM साहब को किसी प्रकार का भी नोटिस आता हो तो आपको उसका जवाब जरूर देना है। और कंपनी को कभी भी
कभी अगर आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट हो रहा है, सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि अब मैं लोन की EMI डिफॉल्ट कर जाऊंगा, अगले महीने नहीं दे पाऊंगा। उस कंडीशन में कंपनी को प्रथम आपको इन्फॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका दायित्व है। RBI की गाइडलाइन में है, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें कंपनी को इन्फॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। और पहले आपको लोन की EMI डिफॉल्ट हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है, जिस भी कंडीशन में आप हैं, कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के लेटर हेड पे जरूर दे, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा। कंपनी का लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से दिया हुआ जो रहेगा, उसको कंपनी को रिकॉर्ड पे लेना उनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वो जरिए स्पीड पोस्ट से जाएगा और उसमें ट्रैकिंग आईडी होती है। ट्रैकिंग आईडी में डिलीवरी रिपोर्ट निकलती है कि मैंने जो नोटिस दिया आपको रिसीव हुआ, और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप लोन की EMI लिए डिफॉल्ट हो रही है, नहीं पे कर पा रहे हैं, कम से कम कंपनी को अवगत कराने के लिए लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जरूर भेजें। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप डायरेक्टली हमसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क करें। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।